Good evening, everyone. Am I audible? ओके, प्रेयर के साथ शुरू करते हैं। सहस्राक्षं गणाधीशं स्वं गुरुं च सरस्वतीं जनकं जनयित्रीं च शास्त्रमादौ प्रणम्यहम्। ब्रह्मदक्षस्विदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुतासवेशचरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। रागादिरोगान् सततानुशक्तानशेष कायप्रसुतानशेषान् औत्सुक्यमोहारतिदां जग्गानं यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। वेलकम बैक एवरीवन। आज हम नया टॉपिक यानी कि नया सब्जेक्ट और नया टॉपिक गायनिक का है। पॉइंट नंबर 5, गर्भ व्यापद। ठीक है, तो वो शुरू कर रहे हैं। टर्म 2 में सबसे पहला पॉइंट गर्भ व्यापद है। ठीक है, सिलेबस में देखते हैं क्या क्या इसमें कवर होता है भाई। तो पॉइंट नंबर 5 है गर्भ व्यापद बोलते हैं इनको, फीटल पैथोलॉजीज भी बोलते हैं। इसमें सब पॉइंट बहुत ज्यादा है। सबसे पहले गर्भस्राव और गर्भपात से शुरू होता है, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पेपर 1 है और टॉपिक नंबर 5 है। इसके अंदर आपको एमसीक्यू आएगा, एसएक्यू आएगा और एलएक्यू आएगा। ओके, सबसे पहली इधर आपकी जो डेफिनेशन है वो है कि भाई गर्भस्राव क्या होता है और गर्भपात क्या होता है। गर्भस्राव और गर्भपात के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत मतलब सिली क्वेश्चन है और वो ज्यादा गलती भी होती है इधर। ठीक है, तो उसके लिए ये श्लोक सबको आना चाहिए। आ चतुर्था ततो मासात् प्रसवेत गर्भ विच्युत। विच्युति का मतलब क्या होता है, च्युत। कहीं पे भी वर्ड च्युत आए वो संस्कृत में उसका मतलब जो होता है वो वहां से निकल जाना। ततः स्थिर शरीरस्य पात पंचम षष्टयो। क्या बोला है, आ चतुर्थात। अप टू 4 मंथ अगर फीटस जो है वो एक्सपेल हो गया है तो उसको अब गर्भस्राव बोलेंगे। और आफ्टर 5th and 6th मंथ अगर गर्भ ने स्टेबिलिटी मेंटेन कर दी फिर वो अगर पात होता है तो उसको गर्भपात बोलते हैं। डिफरेंस पता चला। आ चतुर्थात, आ चतुर्थात होगा तो क्या होगा आपका गर्भ स्राव। एंड अगर 5th and 6th मंथ हो गए मतलब पंचषष्टयो तो क्या होगा आपका गर्भपात। क्लियर है ये पॉइंट? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को भाई? बताओ। पहला सेशन है इसलिए हम थोड़ा धीरे से जाएंगे। यस, बताइए गुप्ता जी, कोई कंफ्यूजन है क्या? से क्लियर कर दीजिए। आपका आवाज नहीं आ रहा है, नेटवर्क इशू लग रहा है। क्या बोल रहे हैं? सर एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए। देखिए इधर दो टर्म है, गर्भस्राव और गर्भपात। देखिए दो टर्म है इधर, गर्भस्राव और गर्भपात। आपको दो चीजें इधर याद रखनी है। आ चतुर्थात मतलब अप टू 4 मंथ और 4 मंथ के पहले अगर फीटस है वो एक्सपेल हो जाता है, कहीं पे भी निकल जाता है वो। विच्युति मतलब निकल जाता है, उसको उधर गर्भाशय में रहना है ना।
तो गर्भाशय में नहीं रहेगा तो फिर क्या है, आप अबॉर्शन वगैरह बोलते हैं ना, नेचुरल हो रहा है, आर्टिफिशियल, वो आगे आएगा। और अगर वो नहीं रह पा रहा है तो क्या होगा, तो गर्भस्राव हो गया, क्योंकि वो लिक्विड जो है। और अगर गर्भपात होना है तो वो स्थिर शरीर में हो रहा है। स्थिर मतलब गर्भ स्थिर कब, 5th एंड 6th मंथ के आजू बाजू गर्भ है वो स्थिर हो जाता है। तो तब अगर कुछ पात होता है तब वो एक्सपेल हो जाता है कोई भी कारण से, तो उसके कारण आगे दे रहे हैं तो उसको गर्भपात बोलते हैं। इधर आपको दो चीज ही याद रखनी है, अचतुर्थात मतलब 4 महीने से पहले, पूरा 4 नहीं हुआ या तो 4 हुआ है, और पंचषष्टयो, अचतुर्थात में गर्भस्राव हो रहा है और पंचषष्ट में गर्भपात हो रहा है। क्लियर है? क्लियर। ओके ठीक है। देखिए फिर आगे जो आता है वो उसकी निदान और संप्राप्ति आती है भाई। अच्छा हाँ, इधर क्या क्या निदान हो सकते हैं, तो ये श्लोक में निदान श्लोक नहीं आया तो चलेगा, जस्ट नाम आप याद रख दीजिए। क्या है, ऊपर बताए वही सब है। शुक्राश्रु का मतलब जो बीज होते हैं। फिर आशय की विकृति, गर्भाशय के अंदर कोई विकृति है क्या भाई। काल विकार, कि भाई कुछ काल में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है क्या। गर्भिणी के उपचार है ना, गर्भिणी के उपचार मतलब क्या, इधर गर्भिणी के उपचार मतलब गर्भिणी के आहार और विहार। फिर क्या आएगा, आगंतुज, अभिघातज, कोई भी ट्रॉमा हुआ है क्या, कोई भी एक्सटर्नल है क्या, देव वगैरह कोई भी कृमि है, या तो और भी कोई अन्य कारण मतलब मिसेलियनियस रीजन। ये सब उसके निदान हो गए क्या। हाँ, अभी एक एक निदान ये लोग बताते हैं। देखो सबसे पहले क्या बताया, शुक्र अश्रुग, आशय मतलब गर्भाशय की कुछ विकृति है। काल मतलब इधर काल का मतलब ऋतु काल भी होता है, और काल का मतलब सीजन भी होता है। अगर सीजन में भी कुछ डिफॉर्मिटी होगी तो फिर ऋतु में डिफॉर्मिटी डेफिनेटली आएगी। फिर गर्भिणी के उपचार है ना, अच्छा अच्छा खाने का मन कर रहा है, अल्कोहल जंक फूड वगैरह इधर दिखाया है, तो उसके आहार विहार में कुछ दिक्कत आएगी। कुछ भी आगंतुज, आगंतुज मतलब आप इधर बहुत सारी चीजें जैसे कि इन्फेक्शन ले सकते हैं, ट्रोमा ले सकते हैं, स्ट्रेस ले सकते हैं, वगैरह सब ले सकते हैं। एंड उसके अलावा जो बचा है वो क्या रहेगा, अन्य कारण। और भी कुछ इसके अलावा भी कोई कारण रहते हैं क्या, वो कोई कारण है, अन्य रोग है क्या, और भी सेकेंडरी व्याधि है, तो ये जो हुए हैं उनके निदान या कारण हुए हैं। इनको थोड़ा और ये लोग डिटेल में बताते हैं। शुक्र और अश्रुज, तो शुक्र से दोषात मतलब शुक्र और अश्रुज दोनों बताया है कि भाई शुक्र मतलब इधर जो होता है वो बीज होता है, इधर इन शॉर्ट बीज से दोषात न च जायते गर्भ, कि अगर आपके बीज में ही दोष होगा, वो एग्जाम्पल दिया है ना कि अगर आप खेत में कुछ उगा रहे हैं तो आपके बीज में ही कुछ दोष होगा तो न च जायते गर्भ मतलब आपका पौधा भी ठीक से नहीं उगेगा, या तो तभी के तभी निकल जाएगा, या तो फिर पतती प्रसवती अभी, या तो गर्भपात हो जाएगा या तो गर्भस्राव हो जाएगा। ओके, तो ये जो है वो गर्भ के लिए मातृज भाव पितृज भाव वगैरह सब जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। फिर इसके बाद जो सेकंड था वो आशय विकृति, कि भाई गर्भाशय में कुछ विकृति है क्या, तो आचार्य भील जो है इन्होंने 20 प्रकार के योनि रोग बोले हैं। और भी कोई गर्भव्यापत जो है वो योनि के कोई रोग से होते हैं, तो उधर जो है वो आप आशय विकृति सोच सकते हैं। अब इधर गर्भाशयगत वात होता है, आशयगत वात में गर्भाशयगत वात होता है। फिर आपका आज श्लोक में आपने पढ़ा होगा आज या कल रक्तज गुल्म वगैरह सब इसमें आशय विकृति में कंसीडर होते हैं। ठीक है। हारित जी क्या बोलते हैं, ड्यू टू वात आदि दोष विकार, कि भाई वात आदि दोष जो है उनकी विकृति से गर्भ में प्रीमेच्योर है ना, गर्भपात हो जाता है 10th मंथ के आजू बाजू, इसको गर्भस्राव या गर्भपात बोलते हैं। पर ये होता किससे है, वात आदि दोष से होता है। क्या होता है, कभी कभी बहुत निदान सेवन कर लेते हैं ना ये लोग, तो प्रायः उससे वात या तो स्वतंत्र या परतंत्र बिगड़ जाता है। अभी देखो वात स्वतंत्र या परतंत्र बिगड़ गया तो वात का फंक्शन क्या है, अगर उसका चल गुण बढ़ गया तो ये क्या करेगा,
ये आशय में चला जाएगा, आशय में स्थान संश्रय लिया, तो आशय में तो गर्भ है, तो वात ने वो गर्भ को क्या करा दिया, स्राव करवा दिया, या तो गर्भ का पात करवा दिया। डिपेंड करता है कि वो निदान सेवन या तो थर्ड फोर्थ मंथ में करते हैं या तो उसके बाद करते हैं, आफ्टर फोर्थ। अभी आफ्टर फोर्थ मंथ भी निदान का इंटेंसिटी है कि भाई निदान बहुत वो से करते हैं, बहुत इंटेंसिटी से करते हैं, तो फिर गर्भपात जल्दी हो जाएगा। ओके। और भी बहुत सारे योनि व्यापक बताए गए हैं, पुत्र अग्नि वगैरह, है ना। अभी इधर खाली आपको नाम याद रखना है। मॉर्निंग में मैंने सोचा है कि योनि व्यापक जो 30 टाइप्स के हैं, आचार्य चरक जी ने 30 अध्याय में जो बताया है, हम ट्राई करने वाले हैं कि उनके श्लोक सारे है वो रिसाइट करने वाले हैं सुबह में, ठीक है। थोड़ा सा ये संहिता का चला जाए बाद में, इधर आपको खाली जस्ट उनके नाम याद रखने हैं, पुत्र अग्नि वामिनी वगैरह। कोई भी योनि व्यापद है उससे भी ये गर्भप्रात वगैरह हो सकता है, ठीक है। ये दोनों नाम याद रख लीजिए। ये तो मैंने खाली जस्ट याद रखने के लिए एक बार रिवाइज हो जाए इसीलिए श्लोक रखा था। फिर अश्रुजा जो है वो भी एक प्रकार की योनि व्यापद है। तो अब तक हमने जो पढ़ा वो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको लगे नहीं कि मैं स्पीड में जा रहा हूँ। देखो, हमने पहले जो है वो डेफिनेशन देखी कि भाई गर्भस्राव और गर्भपात क्या है। अचतुर्थात मास होगा वो तो गर्भस्राव होगा, क्योंकि वो जो फीटस है वो उधर एमनियोटिक फ्लूइड के आजू बाजू रहता है, तो वो फ्लूइड में मतलब फ्लूइड के पास द्रव गुण मतलब ये ऐसा होता नहीं है समझने के लिए। फ्लूइड के पास द्रव गुण होता है तो आप क्या समझो, उधर स्राव हो रहा है। फिर जो है वो गर्भ स्टेबल हो गया है, अभी स्टेबल हो गया तो क्या है, फिर गिर जाएगा तो उसको गर्भपात बोलते हैं। अभी इनके लिए कुछ रीजन होगा, ऐसे तो नहीं हो जाएगा। तो ये जो रीजन है वो ये 6 मेन रीजन है, और बहुत सारे हो सकते हैं पर ये जो 6 है वो मेन रीजन है। शुक्र अश्रुग, आशय विकृति, काल विकार, गर्भिणी के उपचार, आगंतुज और अन्य। तो अभी इनको हम डिटेल में देखते हैं। तो डिटेल में हमने देखा शुक्र अश्रुज में क्या है कि बीज दोष है, कोई भी बीज का दोष है, यानी कि शुक्र या अश्रु कोई भी जो है वो खराब है। तो क्या हो सकता है, तो न जायते गर्भ। एक तो क्या है, 3 पॉसिबिलिटी है, देखो ये 3 अलग अलग ब्रैकेट बना रहा हूं ना, 1 2 एंड 3। न जायते गर्भ मतलब उससे जो गर्भ है वो नहीं होगा, तो ये तो वंध्य मतलब इनफर्टिलिटी टाइप हो गया। दूसरा पद्धति, अगर हो गया तो गर्भपात हो सकता है। तीसरा क्या है, प्रसवती अपी मतलब उधर गर्भ का स्राव हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा टाइम पे, ठीक है। ये तो विकार विघात भाव में भी ऐसा था, भाई विकार विघात भाव होगा या तो विकार विघात भाव का अभाव होगा, तो क्या होगा, या तो व्याधि होगी या तो नहीं होगी, या तो बहुत कम अमाउंट में होगी, या तो होगी तो जल्दी जो है वो रिकवरी आ जाएगा। सेम इधर भी है, बीज का दोष है तो या तो गर्भ होगा ही नहीं, या तो गर्भ होगा तो गर्भपात हो जाएगा, या तो गर्भस्राव हो जाएगा। फिर आशय विकृति में बहुत प्रकार के जो योनि व्यापद है वो आप ले सकते हो, इनका निदान वगैरह मैंने बताया आपको, ऐसे संप्राप्ति बनती है। साथ में जो ये एक दो नाम पुत्रग्नि है, वामिनी है, अश्रुजा है वगैरह, आप जो नाम याद रखना चाहते हैं तो वातला है वगैरह याद रख सकते हैं। अभी देखो काल विकार, अभी देखो इधर ऋतु काल भी डिपेंड करता है, गर्भिणी जो है उनकी वय भी डिपेंड करती है। देखो अतिवृद्धा या दीर्घ रोगाणिया में वह अतिवृद्ध है, दीर्घ रोगी है, अन्येन वा विकारेण उपसृष्टाया गर्भाधान नैव कुर्वत, कि बहुत वृद्ध हो गई है। देखो वृद्धता में वार्धक्य जो अवस्था होती है ना उसमें वात दोष प्राकृत बढ़ता है, तो ऑलरेडी वात दोष बिगड़ रहा है, तो वात क्या है ये निदान में ऊपर की संप्राप्ति में हमने देखा था कि वात क्या करता है, गर्भस्राव गर्भपात करता है। दूसरा अगर वात बढ़ जाएगा तो आपके बीज और शुक्र जो है, मतलब बीज में शुक्र और आर्तव जो है वो खुद बीज है वो प्राय स्निग्ध होते हैं, इनके गुण अगर आपने पढ़े होंगे तो स्निग्ध है, तो वो वात है उधर रुक्षता लाता है, तो वो भी एक टाइप का आपका इनफर्टिलिटी वंध्यत्व का कारण रहेगा। और गर्भपात और स्राव ये दोनों कर सकता है ये। आचार्य सुश्रुत जी क्या बोलते हैं, फीमेल वेरी ओल्ड सफरिंग फ्रॉम एनी क्रोनिक डिजीज दीर्घ रोगाणाम एडवाइज टू अवॉइड कंसेप्शन, द सेम अप्लाइज फॉर द मेन पुरुषस्य अपि एव विधस्य, कि पुरुष के लिए भी सेम है। मतलब अगर देखो कोई भी क्रोनिक डिजीज है बोल रहे हैं, क्रोनिक डिजीज में क्या होगा भाई आपका,
लंबे समय तक चल रहा है तो वो कहाँ पे जाएगा, आपका डीप सीटेड धातु में जाएगा। तो डीप सीटेड धातु में क्या आता है आपका, मांस मांस कभी कभी आ सकता है पर मेद से आता है, मेद से शुक्र तक चला जाएगा। और शुक्र यानी कि हमारी बॉडी में बीज है, तो वो जो अगर डीप सीटेड है, किसी को 20 25 30 साल से प्रमेय है, फिर वो कंसीव करता है, तो इट इज हर प्रोजे हिज और हर प्रोजेनी हैज मोर चांस ऑफ गेटिंग डायबिटीज इन इट। क्लियर है? मैं स्पीड में जा रहा हूं क्या, बताओ, सब क्लियर हो रहा है क्या? गायनेक का एक अलग हो रहा होता है, पता नहीं, सब लोगों को हार्ड लगता है, कंफ्यूजिव लगता है, लेंदी लगता है, पता नहीं, बताओ कैसा है आपको, अभी पता चल रहा है? मैं जितना चाहे उतना है ना, बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आयुर्वेद कोरिलेट करके, ताकि आपको उधर से दोष पता चले। कहीं पे भी आप मेरे से अगर फार्मेकोलॉजी भी पढ़ोगे ना, तो मैं तो उधर भी आपको दोष के बारे में बताऊंगा, है ना, दोष ही सब कुछ है। डायबिटीज का ऐसा बताया मैंने कि अगर लॉन्ग स्टैंडिंग कुछ ऐसा होगा 50-50 आजू बाजू, तो इधर उन्होंने बोला है कि दीर्घ रोगाणाम, तो कुष्ठ है या तो आपका प्रमेय है, डायबिटीज तो जस्ट समझने के लिए बोला था, ऐसे ऐसे रिलेट नहीं कर सकते हैं। किसी को प्रमेय डायरेक्टली है, लॉन्ग स्टैंडिंग है 20-25 साल से, मतलब उनको भी बर्थ से प्रमेय है, और उनके थोड़े से मतलब समझो ना लेट मैरिज हुए 30-35 के आजू बाजू। आजकल तो सबको पहले इंडिपेंडेंट होना है ना, मेल एंड फीमेल दोनों को, है ना। इंडिपेंडेंसी के चक्कर में जो प्रोजीनी आती है वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, है ना। तो फिर अगर वो पूरा लॉन्ग स्टैंडिंग रहेगा डायबिटीज, तो उससे क्या हो सकता है कि वो जो है वो डीप सीटेड धातु, है ना, व्याधि कोई भी आप अगर उसको उस ठीक से ट्रीट नहीं करते तो वो डीपर धातु में जाती है ना, कोष से शाखा में, शाखा से मर्मास्थि संधि में। तो सेम ऐसा ही वो रस धातु है, रक्त धातु है, वैसे धातु में डीप सीटेड शुक्र तक जा सकती है। तो शुक्र मतलब आपका बीज हुआ ना, तो बीज में चला जाएगा, तो फिर अभी जो बीज की विकृति है वो होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, गर्भिणी के उपचार। अभी देखो, गर्भिणी के आहारज, विहारज और मानसिक, है ना, तो उसके षड भाव है वो भी अभी उधर देखने हैं कि भाई जो रसज है, सत्वज है और सात्विज भाव जो है, वो सब भी इधर थोड़ा सा रोल प्ले करते हैं। अभी गर्भिणी के लिए पूरा परिचर्या आती है, आगे आएंगी, फर्स्ट टर्म में थी, हम रिवाइज करेंगे आगे। गर्भिणी की पूरी परिचर्या आती है, ये परिचर्या में ये करना है, ये मंथ में ये करेंगे, ये मंथ में पूरा आप ऐसे डाइट दो, ये मंथ में आप बस्ती दो, ताकि उनका जो बॉयल मूवमेंट या तो उधर जो वात बढ़ जाता है। देखो शास्त्र में गर्भिणी को बहुत सारी जगह पे बस्ती देने के लिए विधान आया है, क्योंकि गर्भिणी को है ना एक चीज का ही डर होता है, आपने देखा होगा उधर वात है ना वो बहुत डेंजरस है, स्पेशली अपान वात की जो दृष्टि अगर हो गई तो फिर गर्भ रहने के चांस है वो उतने कम हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर जो गर्भ उबकात गर्भाव है वो सारे जो है वो इधर क्या करने हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कुछ स्पेसिफिक कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, देव गुरु की वंदना करनी है, मतलब चिंता भय क्रोध से उसको दूर रहना है, झगड़े से दूर रहना है, अपना क्या बोलते हैं मेंटल रेपो है वो ठीक से मेंटेन करना है, आहार में बहुत ज्यादा पसंद आ जाए वो लेना है, दो रुद्धि अवस्था है, पर फिर तो उसको तो रोज क्रेविंग आएगा कि भाई नहीं, पानी पूरी तो खानी ही है, दूसरे दिन मोमो तो खाना ही है, तो फिर वो थोड़ा दोष में इनबैलेंस हो जाएगा। आगंतुज में आपका क्या है, कृमि है, कोई भी वात है, अभिघात है, तत् उपद्रुतम फलम, पतति अकाले अपिया, स्याद गर्भ विच्युति, ये सब कारण से क्या होगा कि देखो आगंतुज में मैंने बोला था आपका प्राय इन्फेक्शन होता है, मॉडर्न में आप रिलेट कर सको तो। दूसरा आपका होता है कोई भी ट्रोमा, ट्रोमा फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। ये सब से आपके जो रिजल्टेंट दोष खराब होंगे, दोष में भी लास्ट में आप देखेंगे तो वात ही खराब हो रहा है, वात से फिर सेम संप्राप्ति आ गई है।
अभिघात है, और भी कुछ है, ट्रोमा है, और दूसरा कृमि है। ऐसे खाना खाएंगे तो उधर कृमि हो सकती है, और वो कृमि जो है वो क्या है, वो गर्भपात करा सकती है, या तो गर्भस्राव करा सकती है ना। अन्य कारण में आत्मज काल है, पूर्व जन्म कुछ कृत है ना, कुछ दैव कर्म है, कुछ इडियोपैथिक है, मतलब ये आयुर्वेद भी नहीं बता सकता है वैसे। तो उधर आपको क्या करना है, दैव के लिए दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, मंत्र, मणि, औषध, बलि, होम, प्रायश्चित वगैरह कर सकते हैं आप। 6 के 6 पता चले सबसे पहले, है ना। क्या क्या था भाई, सबसे पहले शुक्र अश्रुक था, फिर दूसरा क्या था भाई, गर्भाशय आशय विकृति, तीसरा क्या था भाई, हम्म, बताओ। आशय के बाद में क्या था बताइए। काल, फिर काल के बाद काल था, फिर हाँ गोस्वामी जी बताइए, काल के बाद गर्भिणी उपचार, गर्भिणी उपचार, फिर आगंतुक, ओके, अन्य फिर कारण, अन्य कारण। और कोई रहता है क्या नबीला जी, बताइए। इनके अलावा कुछ रहता है क्या। हम्म, मेरे को वो बताइए, योनि व्यापक के 2-3 नाम बताइए। लिखिए, कमेंट में लिखिए। यस। पुत्रग्नि, वामिनी, अश्रुचा, हम्म, वात भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके गुड। अभी उनके लक्षण आएंगे, ठीक है, लक्षण की ओर जाते हैं। लक्षण जो है वो 3 प्रकार के, सामान्य लक्षण, प्रशंस लक्षण और स्थानांतर गर्भ लक्षण। मतलब ये समझने के लिए 3 प्रकार से क्लासिफाई किए हैं। कि एक सामान्य लक्षण है कि भाई आपको जो जनरल मिल रहा है वो है, फिर इसके बाद जो लक्षण आपको मिलेंगे वो क्या है, प्रशंस गर्भ लक्षण, मतलब एक एबोर्शन टाइप का जो होता है, प्रशंस स्रंस, दैट टाइप ऑफ लक्षण, एक्सपल्सन होने वाला है। फिर स्थानांतर गमन गर्भ, फिर इधर आपको गर्भ स्थानांतर गमन हो रहा है ऐसा लक्षण में देखने को मिलेगा। आचार्य इनको 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं, ये याद रखना है। क्या है भाई, सामान्य लक्षण, प्रशंस गर्भ लक्षण और स्थानांतर गमनम गर्भ लक्षण। कौन कौन से है भाई, सामान्य, प्रशंसन और स्थानांतर गमनम। ओके, देखते हैं आगे क्या है। देखो, इसमें आ गया है पूरा, दिख रहा है क्या। देखो, सामान्य लक्षण से शुरू करते हैं। तो सामान्य लक्षण क्या मिलेगा, इधर कौन सा दोष बिगड़ रहा है बताओ। वात दोष बिगड़ रहा है, नहीं वात न विना शूलम। तो सबसे पहले जो आ गया वो क्या आ गया आपका, शूल। तो शूल कहाँ कहाँ पे हो सकता है भाई, तो ये गर्भिणी है तो उसको गर्भाशय में शूल होगा। गर्भाशय के आजू बाजू क्या कहाँ क्या आता है, हाँ बताइए। यस दाक्षायणी जी, कुछ है क्या। नहीं सर। ओके, वात, यस, ठीक है। तो देखिए, वात के बिना शूल नहीं होता है, तो स्पेशली इधर शूल होगा, वो इधर वात है तो वात सबसे पहले कौन सा होगा, तो अपान होगा। तो शूल भी कहाँ पे होगा, अपानो अपान ग। अपान ग मतलब उधर जो ग है वो गमन का है, गमन मतलब उधर घूमता रहता है अपान रीजन में। तो अपान रीजन के आजू बाजू जो रीजन है उधर आपको शूल होगा।
मतलब गर्भाशय है उधर, कटी है, वंक्षण है और वस्ती है, तो उधर शूल होगा। तो इसमें आपको कुछ रट्टा मारने की जरूरत है, बताइए, है कि नहीं, बताओ, है क्या कुछ रॉकेट साइंस? उपप्लुता, प्राक चरणा, अपराजाति चरणा, है ना? हाँ, योनि व्यापक तो आता है, ऐसा लगता है, तो नहीं कराना है ना, आप सबको आता है, क्या बात है, सारे के सारे नाम लिख रहे हैं, पुत्रग्नि, वामिनी, है, गुड गुड। ठीक है, ये पता चला शूल पहला। फिर दूसरा जो लक्षण है, गर्भपतति रक्तस्य। अभी देखो, वात बढ़ गया है, तो वात क्या कर सकता है उधर? रक्त का भी स्राव करा सकता है, कोई भी प्रकार का स्राव करा सकता है भाई। हाँ सही बात है। तो चांस है कि उधर आपको गर्भ में से स्राव हो, मतलब आप पर वजाइनल ब्लीडिंग विथ पेन बोल सकते हैं। दो चीज हुआ, एक शूल हो रहा है, पेन हो रहा है उधर, और दूसरा क्या हो रहा है आपके, गर्भपतति रक्तस्य, गर्भपात, अगर उधर बहुत रक्तस्राव हो गया उससे गर्भपात हो सकता है। पर उधर जो लक्षण आपको मिला वो क्या मिला, तो रक्तस्राव लक्षण मिला। इसको आचार्य सुश्रुत जी बोलते हैं रक्तम दर्शनम। इसको आचार्य वाग्भट जी बोलते हैं पुष्प दृष्टि। पुष्प जो है वो भी रक्त का सिनोनिम है भाई। इधर तक किसी को कोई कंफ्यूजन है भाई? मेन जो सामान्य लक्षण में आपको दो चीज मिलती है, एक रक्त दर्शन मिलता है, मतलब उधर रक्तस्राव हो रहा है, और दूसरा आपको शूल, अपान प्रदेश जो है, मतलब गर्भाशय है, कटी है, वंक्षण है, उधर आपको शूल की प्रतीति मिलेगी। अच्छा भाई ठीक है। अभी जो दूसरा था वो कौन सा था भाई? सबसे पहले था वो सामान्य लक्षण था, दूसरा जो है वो प्रशंसन गर्भ लक्षण है। तो प्रशंसन गर्भ लक्षण क्या है भाई? तो उधर जो है वो आपको काइंड ऑफ अबॉर्शन के पहले की अवस्था जो होती है प्रशंस्य, है ना? भाव प्रकाश जी लिखते हैं प्रशंस्यमान गर्भस्यात् दाह शूल पार्श्वयो हो। उधर दाह होती है, सुश्रुत जी जो है वो बताते हैं प्रशंस्य माने पतनाय किंचित चलती, है ना? किंचित चलती, मतलब आप ये प्रशंस को प्रसर टाइप की अवस्था ले सकते हैं, संचय, प्रकोप, प्रसर, क्योंकि ये आपको डलहन जी की टीका में मिलता है। डलहन जी की टीका में सुश्रुत शारीर स्थान 10th चैप्टर में 57 नंबर श्लोक में डलहन जी बताते हैं प्रशंस माने पतनाय किंचित चलती। किंचित चलती मतलब चलती, मतलब च्युत, उधर च्युत वर्ड जो यूज हुआ है उसका ही जो है एक वर्जन है चलती। किंचित चलती मतलब अभी चलने का शुरू करने वाला है, मतलब अभी चलने का मतलब वो स्थान में से निकल रहा है। और ये जो है तीसरा लक्षण है वो क्या है, स्थानांतर गमनम, मतलब अभी प्रेशर का ये इनिशियल स्टेज है और ये प्रेशर का मिडल टू लास्ट फेज है। तो उधर क्या है, साथ में दोष भी अलग अलग रहेंगे, और उधर रक्त भी है क्योंकि रक्त दर्शन सबसे पहले बताया है। तो उधर क्या होगा, आपको रक्त है मतलब उधर पित्त कहीं ना कहीं पे है, तो आपको दाह होगी, साथ में आपको शूल होगा। शूल हमेशा कहाँ पे हो सकता है, पार्श्व और पृष्ठ, मतलब अपान की पेरीफेरी में आपको शूल हो सकता है। प्रदर, प्रदीयते अनेन इति प्रदर, प्रदीयते रक्तेन अनेन इति प्रदर, प्रदीयते एक्सेसिव ब्लड का फ्लो होना, एक्सेसिव ब्लड का फ्लो होना, तो वो रक्त है वो वात को आवरण कर देगा। रक्त ने वात का आवरण किया, तो वात जो है वो नीचे से नहीं जा पाएगा, तो वो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ी देर के लिए वो ऊपर चला जाएगा, मतलब उदावर्त की सिचुएशन थोड़ी देर के लिए डेवलप करेगा। तो उदावर्त की सिचुएशन में आपको आनाह, आटोप वगैरह भी मिलेगा। तो उसको जो है वो अपनी बेली के अराउंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मतलब वो बोलेगी हेवीनेस लग रहा है और आपको गर्गलिंग वगैरह का साउंड भी सुनाई देगा। तो आनाह मिला ड्यू टू रक्तावृतवात, और उधर जो है वो संघ की अवस्था पूरी हो गई,
वात पूरा मैंने बोला ना उल्टा जा रहा है उदावर्त जैसा, उधर उसको यूरिन रिटेंशन भी कोई कोई केस में देखने को मिलता है। क्या प्रशंसर गर्भ लक्षण है वो आपको क्लियर हो रहे हैं क्या? कोई कंफ्यूजन है इधर तक? बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ, कंसेप्ट इधर क्लियर बन जाएगा फिर हम बहुत स्पीड में जाएंगे, उसका कोई इश्यू नहीं है। हाँ ना बताइए। ओके कोई डाउट नहीं है ना, उसका नो है ना? हाँ नो, नो देख के फिर मैंने को लगा समझ में नहीं आया क्या। ओके ठीक है। फिर देखो अभी जो है वो स्थानांतर गमनम गर्भ लक्षणम। अभी स्थानांतर गमन कर रहा मतलब क्या है? स्थानात स्थानम च प्रकामति गर्भम कोष्ठे सरंभम, मतलब उधर थोड़ा सा आपको यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जैसा लगेगा। स्थान अंतर गमनम, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो रेडी है, धीरे धीरे चालू हो गया है जाने के लिए। तो स्थानात स्थानम च प्रकमयति, तो क्या बोलते हैं कि इधर जो फीटस है वो दूसरी जगह पे मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कॉजिंग द इरिटेशन ऑफ एब्डोमिनल केविटी। जिधर जाएगा उधर वो अकेला तो नहीं जाएगा, साथ में रक्त भी रहेगा और भी दोष रहेंगे। तो वो जो कोष्ठ में एब्डोमिनल केविटी है उधर क्या करेंगे? तोद कर सकते हैं, शूल कर सकते हैं, दाह कर सकते हैं। उसका जो बावेल रहेगा वो पेन वाला रहेगा। विस्थानांतर गमनम गर्भ, है ना? क्योंकि उधर जो अपान रीजन है वो पूरा उसको पेन हो सकता है। ये स्थानांतर गमनम गर्भ में कभी कभी आप जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखते हैं ना, स्थानांतर गमनम मतलब वो गर्भाशय से कहीं और जा रहा है, क्या वो फेलोपियन ट्यूब में चला गया क्या? तो वो पूरा इट इज अ चांस ऑफ सेकेंडरी एब्डोमिनल डिस्टेंशन और देयर इज अ चांस ऑफ सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, और उसको आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी से रिलेट कर सकते हैं। ये आम पकवाशय आदि रीजन में भी जा सकता है, ऐसा भाव प्रकाश जी बोलते हैं। तो ये जो हो गया वो आपका क्या हो गया भाई? क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री। वन इज सामान्य लक्षण, अनदर इज प्रशंसा गर्भ लक्षण, एंड थर्ड इज स्थानांतर गमनम गर्भ लक्षण। सामान्य में आपको शूल मिलता है, गर्भ प्रतति रक्तस्य मतलब गर्भपात होता है वो रक्त के स्राव की वजह से होता है, और प्रशंसा गर्भ हो गया तो आपको दाह शूल वगैरह मिलेगा, क्योंकि उधर भी रक्त दोष का इन्वॉल्वमेंट है। प्रदीयते प्रदीयते अनेनैति प्रदर, मतलब उधर प्रदर भी हो और उधर रक्तावृत वात है तो आपको आना भी ऐसे सिम्टम मिलेगा। ये सब जो है वो एक टाइप के सिम्टम है। तो आगे हम देखेंगे तो इनकी जो अगर चिकित्सा होगी वो भी सिम्टम वाइज होगी। मेन तो इधर दोष जो है वात गर्भाशय के ऊपर जो है वो हमको चिकित्सा करनी है, पर साथ साथ में सिम्टोमेटिक चिकित्सा भी आएगी। ओके क्लियर है इधर तक सबको? कोई कंफ्यूजन है क्या? आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा, रक्तोक चिकित्सा कि अगर गर्भस्राव का काल जो है वो सेकंड, देखो इधर फोर्थ मंथ के बाद क्यों कुछ नहीं बताया? बताओ बताओ बताओ। जय लक्ष्मी जी बताइए। गर्भस्राव यस, स्राव के बारे में बताएं। why the treatment is given up to just 4 months only? Any idea about it? पता नहीं सर। नहीं पता है, कोई बात नहीं। लक्ष्मी जी आप बताइए। Any idea why the treatment up to fourth month is only given? Because after fourth month, after fifth month, it will become Garbhapata. हाँ वेरी गुड। गर्भपात नहीं बोलेंगे, मतलब बोलेंगे पर आपको अच्छे से आंसर देना है तो क्या बोलना है कि फोर्थ मंथ तक अगर उसको हो रहा है तो वो गर्भस्राव है, अगर फिफ्थ मंथ हो रहा है तो गर्भ जो है वो स्टेबिलिटी मतलब
स्टेबिलिटी आ जाएगा, स्टेबिलिटी के बाद होगा तो गर्भपात होगा। You had given 99.9% right, but 1% if you have to give good answer, then you can give like this. Clear? सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसकी चिकित्सा जो है वो अगर मतलब अचतुर्थात वर्ड बोला है, इधर आपको खाली जो फोकस करना है वो अचतुर्थात में करना है। तो सेकेंड एंड थर्ड मंथ में है तो क्या होगा, अति आहार विहार होगा। तो उसकी चिकित्सा क्या है, उसकी वजह से क्या होगी कि भाई देर इज लो चांस और नॉट प्रोबेबल द प्रेगनेंसी है वो आगे जा भी नहीं सकती है। तो इधर जो है वो आप क्या करेंगे कि अगर उसका जो मटेरियल कुछ रहेगा तो आप उसको निदान, इधर जो आपकी चिकित्सा रहेगी ना वो निदान पे फोकस करने की रहेगी। आफ्टर थर्ड मंथ आमजनक हेतु, सारे आमजनक हेतु है उसकी वजह से है ना। तो उससे क्या हो सकता है भाई, आप स्तंभन करो मृदु मधुर शीत द्रव्य से। स्तंभन करेंगे ना तो इधर आम से जो आप ये रक्त पित्त की जो संप्राप्ति होती है ना वैसा सब इधर चलता है। वो रक्त को बढ़ाएगा, द्रव गुण बढ़ाएगा, वात बढ़ाएगा, वगैरह सब बढ़ाएगा। इधर हमको स्तंभन क्यों करना है, क्योंकि गर्भिणी है। उधर अगर गर्भ प्रदर प्रदर ऐसे सिम्टम आता है, आप सब ऐसे देखेंगे स्तंभन क्यों देना है, पर गर्भिणी के पास उतना ज्यादा बल होता नहीं है। अक्षीण बल मांसस्य, तो स्तंभन नहीं देना है। अगर क्षीण है तो डायरेक्टली दे दो स्तंभन, क्योंकि रक्त जीव इति स्थिति प्रीणनम जीवनम, जीवनम जो है वो रक्त का फंक्शन है। इधर जीवन ही नहीं रहेगा, या तो बच्चे का नहीं रहेगा या तो मदर का नहीं रहेगा। तो स्तंभन आप मृदु मधुर शीत से दे सकते हैं। और ये थोड़ा सा कृत साध्य की ओर जाएगा थर्ड मंथ वाला। फिर क्रोध शोक वगैरह भय वगैरह है, व्यायाम समरोभ शोभ संधारण विषमाशन वगैरह सब है निदान। तो टू लाई डाउन सो दैट द लेवल ऑफ हेड इज लोअर देन द फुट एंड एंड ऑफ द बेड विथ सॉफ्ट कूल एंड बेड। मतलब ये जो है उसको, ये सारे मानसिक कारण है ना, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, नस्य आदि दे सकते हैं। ये जो है वो इधर पूरा कंटिन्यू होता है, नस्य तो देंगे आप। साथ साथ में अगर उधर जो मानसिक कारण क्रोध है तो वो पित्त बढ़ा रहा है, तो पित्त के लिए अलग अलग चिकित्सा होगी। ये पूरा थोड़ा सा, क्योंकि ये संस्कृत सब नहीं कर सकते तो थोड़ा इंग्लिश में लिखा है। तो अभ्यंतर में आप क्या है देखो, पित्त बढ़ गया है तो आप क्या देख सकते हैं, शीर घृत वगैरह है ना, शीर घृति दिया है। फिर आप लेह्य कल्पना पद्म केसर, ये सब दीपन पाचन होता है। जैसे विषमासन हो गया तो दीपन पाचन द्रव्य है सारे। दूध को आप रक्तशाली के साथ भी दे सकते हो, ये बल्य ब्रह्मण्य है। इसमें से सारे नहीं, आप जितने कर सकते हो उतने। फिर उसको कंफर्टेबल प्लेस में बिठाइए, ठंडी जगह है उधर आप उसको रक्तशाली दीजिए, मांस रस दीजिए घृत के साथ। और उनको है वो अच्छी अच्छी बातों में वगैरह जो है उलझाइए उतना। उनको एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, एंगर जो ऊपर सब लिखा था, व्यायाम, मैथुन और भी क्या था, क्रोध भय, उससे पूरा जो है वो दूर रखना है। क्योंकि ये सब से भी वात बढ़ जाएगा और वात के साथ में अनुबंध में और भी दोष बिगड़ जाएंगे। मतलब ये पूरा त्रिदोष हो जाएगा, ये गर्भपात करेगा, गर्भपात गर्भाव में ऐसा बात। ये जो हो गई वो पूरी आभ्यंतर चिकित्सा हो गई भाई। बाह्य चिकित्सा में हमेशा आप इधर क्या कर सकते हैं, योनि का पिचू धारण कर सकते हैं, है ना। योनि में पिचू लगाते हैं कॉटन के साथ, तो उधर यष्टि मधु, मतलब इधर पूरे शीत द्रव्य के साथ। क्योंकि इधर जो है वो एक प्रदर एक आया, तो उधर जो रक्त है वो उष्ण है, तो आप इधर शीत द्रव्य सारे दे सकते हैं। फिर मतलब इधर कोई भी व्रण हो गया है तो आप व्रण शोधन रोपण के लिए कषाय रस यूज कर सकते हो, शीत द्रव्य यूज कर सकते हैं। शीत में बेस्ट एग्जांपल आपका यष्टि मधु आता है, तो यष्टि मधु आया। शतधोत भी आप ले सकते हैं, सहस्त्रधोत घृत ले सकते हैं। योनि में आप परिसेचन कर सकते हैं, न्यग्रोधादि कषाय, कषाय रस का है। ठंडे पानी से नहाने के लिए उसको बोलेंगे, है ना। बस बाकी तो योनि पीछू अलग अलग द्रव्य से है। मतलब इधर से मोटा मोटा आपको पता क्या चला कि भाई गर्भिणी को आपको बल्य ब्रूमहणीय चीजें देनी है, थोड़ा सा दीपन पाचन देना है,
उसको स्ट्रेस फ्री रहना है, तो इसके लिए जो जो है वो आप आभ्यंतर बाह्य दीजिए। रक्तशाली है, मांसरस है, पद्म केसर उत्पल है, ये सब जो है वो बल्य ब्रूहणीय है। साथ में दीपन पाचन का नाग केशरवत दीपन पाचन का काम करते हैं। ओके, सुश्रुत आचार्य के उक्त है ना। अगर गर्भ स्फुरण हो गया है उधर, है ना, स्राव जैसी अवस्था है, तो उधर आप क्या देख सकते हो, शीरम उत्पलम सीधम पायेत, उत्पल सिद्ध शीर दे सकते हो। इधर कहीं ना कहीं पे रक्त का स्राव भी हो गई, इसीलिए उत्पल, उसका कषाय रस होता है वो स्तंभन करता है। उत्पल नाल सार भी बहुत जगह पे देते हैं, है ना, वो तीक्ष्ण होता है उत्पल नाल सार। उत्पल की कोई कल्पना याद आती है आपको, अर्श में आती है? होमवर्क है आज, देखना उत्पल का कुछ आता है क्या। स्थानांतर गर्भ जो है उसके लिए सुश्रुताचार्य क्या बोलते हैं कि स्थानांतर मतलब वो जो है वो वात से बढ़ता है स्थानांतर। तो वात, यस। सर वो पेज बहुत स्मॉल दिख रहा है सर, अक्सर वो जूम कीजिए ना। ओके ठीक है। अभी दिख रहा है क्या? यस और नो, बताइए। ठीक है ठीक है। देखो मूत्र संघ है आगे दिया था, तो मूत्र संघ की चिकित्सा क्या है, दर्भाधिक्वात। दर्भाधिक्वात है वो कौन से, किसी में आता है क्या? वो पहले गण आते थे ना, गण द्रव्य। कोई पंचमूल में आता है क्या, पंचमूल में कोई एक मूल है उसमें आता है क्या, किसी को कुछ आइडिया है? यस लक्ष्मी जी, बताइए। गर्भकाश इक्षु शारी। हाँ वो कौन सा मूल है वही बता रहा हूँ। तृणपंचमूल। ये तृणपंचमूल। तृण पंचमूल का प्रॉपर्टी क्या है बताओ। नहीं पता है? नहीं पता। यस दाक्षायणी जी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ तृण पंचमूल, क्या करता है तृण पंचमूल? शीत गुना। सॉरी, थोड़ा जोर से बोलिए। शीत गुण। अच्छा शीत नहीं, काम क्या करता है, गुण नहीं, काम क्या करता है, कर्म। गोक्षुर जैसा काम करता है, गोक्षुर क्या करता है भाई बताओ, हिंट दे दिया मैंने, चलो। मूत्रल। देखो ना ये लॉजिक में, रॉकेट साइंस कुछ नहीं होता, इधर किधर दिया है, मूत्र संघ में दिया है। मूत्र संघ मतलब क्या है कि आपका मूत्र रुक गया है, तो इधर चिकित्सा दे रहे हो, क्या करेंगे, मूत्रल द्रव्य होगा। क्लियर, इतना ज्यादा सोचने का ही नहीं, सब सिंपल है। ओके गुड, ट्राई किया आप सब लोग ने, अच्छा लगा, मूत्रल, ओके गुड। पित्त समन भी करता है और मूत्रल भी है। तो ये जो है वो तृण पंचमूल है। कुश काश नल दर्भ कांडेक्षु वगैरह सब इसमें आता है, ठीक है। मूत्र संघ में आता है। फिर कुछ अत्यधिक रक्तस्राव हो गया, थोड़ा सा, अगर दिखे नहीं तो बताना, हाँ मेरे को, इधर मेरे को उतना आइडिया नहीं आता, मैं ट्राई करूंगा सब जूम करके बताने का। तो अगर अत्यधिक रक्तस्राव है तो आप अलग अलग जो है, एक तो इधर आप सबसे पहले अत्यधिक रक्तस्राव है तो आप रक्त स्तंभन करो। को मैं अलग पेन से लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। थोड़ा सा धीरे जाएंगे पर कंसेप्ट आपका क्लियर करेंगे। तो रक्त स्तंभन करेंगे सबसे पहले, देखो सिद्धांत पे फोकस करो। रक्त जीवयति स्थिति, तो अधिक स्राव हो गया तो रक्त स्तंभन करो। स्तंभन हो गया है, फिर आप क्या करो, रक्त प्रसादन करो, क्या करो, ठीक है।
मंजिष्ठादि को, आध्यात्म की पुष्प, कषाय रस वाले द्रव्य क्या करते हैं? स्तंभन करते हैं। न्यग्रोध आदि कषाय जो है वो भी कषाय रस है, तो वो भी स्तंभन करता है शीर के साथ। उत्पल कल्क है, वो भी क्या करता है? स्तंभन करता है। योनि पीछू लगा सकते हैं आप कषाय रस के साथ, ठीक है। और आप इधर मंजिष्ठादि कषाय भी दे सकते हो, एक तो वो स्तंभन भी करता है और एक तो वो रक्त को भी बढ़ाता है। फिर दूसरा, रक्त का फंक्शन क्या है भाई? फंक्शन उसका इधर बढ़ाना है, तो रक्त का फंक्शन जीवन है, तो आप इधर क्या दे दो? कौन सा गण दे सकते हो? जीवन या गण। जीवन या गण में क्या आता है? जीवकर सबक मेद मामेद, काकोली शीर काकोली, है ना, वगैरह सब आता है। क्लियर है क्या? कोई कंफ्यूजन है? सिद्धांत पता चला कि अत्यधिक रक्तस्राव का क्या है क्या नहीं है? क्लियर 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 है ना। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, एनी कंफ्यूजन्स? वो अश्रद्धराम में भी सेम चिकित्सा फॉलो कर सकते हैं क्या? अश्रुगधर में सेम चिकित्सा आप कर सकते हैं, पर उधर अश्रुगधर में देखना है कि कौन सा दोष अनुबंध है। मेन तो अश्रुगधर मतलब भी क्या है? अत्यधिक रक्तस्राव है। बात। हम्म, देयर इज एक्सेसिव प्रदीयते नीति प्रदर, तो देयर इज ऑल्सो ए रक्तस्राव देयर, but you have to see which dose is associated there. Based on the dosha association, you are getting some kind of symptoms also. ओके, ओके ओके, ठीक है। क्लियर। किसी को और कोई कंफ्यूजन है भाई? बताना है तो आगे बढ़ते हैं अभी। अश्रुक स्राव विना शूलम, है ना। शूल उतना कम होता है पर रक्तस्राव रहता है, तो इधर भी आप क्या है, सारे जो है वो शीत वीर्य वाले और स्तंभन करे ऐसे द्रव्य याद रखो। यष्टि मधु है, मंजिष्ठा है, विदारी है, कंटकारी है, वगैरह आप याद रख सकते हैं। ओके, अगर व्यवस्थित गर्भ करके एक लक्षण उधर आता है कि अगर जो फीटस है उसने स्टेबिलिटी मेंटेन कर दी एंड वो रिटेन हो गया, मतलब गर्भस्राव हो रहा है, पात हो रहा है, सॉरी, तो गर्भिणी को आप दुग्ध वगैरह जो द्रव्य है वो अपक्व उदुम्बर के साथ दे सकते हैं, कषाय रस के साथ, है ना। अगर आपको बस्ती, उदर वगैरह रीजन में पेन हो रहा है, तो आप उधर जो है वो वात बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? पक्वाशय आजू बाजू, तो आप मधुर द्रव्य जो होते हैं वो दे सकते हैं, गुड़ दे रहे, पुराण दे रहे। क्यों? क्योंकि वो कफ को भी ना बढ़ाए, वरना वो क्या करेगा कि पक्वाशय के रीजन में कृमि कर देगा। मधुर द्रव्य आप दीपनीय द्रव्य के साथ में सिद्ध कर देंगे, तो वो कृमि वगैरह नहीं बढ़ाएगा। या तो आप आशावरिश देंगे दीपनीय द्रव्य के साथ, है ना, ठीक है। बस्ती उदर शूलयो, इधर जो लक्षण है बस्ती और उदर शूल है, तो ना ही वाते न विना शूल, तो वो शूल में आपको क्या करना है? पुराण गुड़, क्योंकि मधुर रस जो है वो क्या करेगा? वात को कम करेगा, और वात कम करेगा तो शूल भी कम होगा। पर इधर आपको देखना है कि पक्वाशय जो है वो एक स्थान है कृमि का, और वो अवस्था में कृमि हो सकती है, इट इज प्रोन। सो आप क्या कर रहे हो? मधुर के साथ आप दीपनीय भी दे रहे हैं, ताकि वो जो मधुर है तो वो अग्नि को भी कम ना करे। दीपनीय कृमि को भी कम रखेगा और अग्नि को भी कम नहीं करेगा, अच्छा करेगा। ओके, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इधर तक? आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। सब मंथ वाइज चिकित्सा है वो आगे हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, ये आपने लक्षण वाइज देख ली, ठीक है। काश्यप जी ने भी सेम चीज बोला है कि भाई आप यूष्य वगैरह बना दो, किसका? तो कषाय रस का, है ना। पेया बना सकते हैं आप शाल पर्णी दाड़िम वगैरह की। अपक्व बिल्व, अपक्व बिल्व का मेरे को होमवर्क है आज, रस पंचक, गुण और कर्म,
लॉटरी बता देता हूँ आज किसकी लगी है। तिवारी जी, तनुश्री तिवारी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपकी लॉटरी लगी है। क्या करना है, होमवर्क पता चला आपको? अगर क्लास में है तो कमेंट में लिखिए यस। अपक्व बिल्व का रसपंचक, गुण और कर्म हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज देना, ठीक है। तो फिर हम जो है वो डिटेल एनालिसिस देखेंगे कि उधर अपक्व बिल्व ही क्यों यूज किया, उसके गुण के ऊपर से हम उधर एक कर्म डिसाइड करेंगे कि हाँ यही कर्म लिया है। फिर अगर आपके पास अपक्व बिल्व नहीं है तो आप और क्या यूज कर सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे उधर डिटेल में। तो ये होमवर्क है, ठीक है, हो जाएगा ना। अभी इसके बाद जो आता है वो क्या है, एबोर्शन है। ये टॉपिक में, ये पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन है भाई, एक बार कंफर्म कर दो। कमेंट में लिखिए कंफ्यूजन है तो। यस, सर काश्यप वाला एक बार फिर से बता दीजिए। ओके। देखो मतलब सारे आचार्यों का एग्जाम में लिखने का उतना पॉसिबल नहीं रहेगा हमारा, हमको। तो हम मतलब एक मेन जो सिद्धांत इधर होता है ना वो हमको देखना है, ठीक है। काश्यप जी का समझने के लिए है आपको, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, इन्होंने भी मेन जो अगर स्रावपात हो रहा है तो ये भी क्या बोल रहे हैं कि पहले आप, क्योंकि उधर एक लक्षण जो आता है वो आपका रक्त जो है वो बॉडी में बाहर निकल रहा है। देखो गर्भपात हो गया, ठीक है, चलो देखो बुरा से बुरा क्या होता है, वो गर्भ चला गया, हमको भावना में नहीं बहना है, हम मतलब डॉक्टर या वैद्य है। पर अगर उधर देखो गर्भपात तो ऑलरेडी होने वाला ही है, निदान उसने किया तो गर्भपात डेफिनेटली होने वाला है, या तो गर्भस्राव डेफिनेटली होने वाला है। पर अगर उसके साथ में मतलब एक फीटस की तो ऑलरेडी डेथ होने वाली है कोई भी कारण से, समझो, पर उसके साथ में कॉम्प्लिकेशन में मदर की भी डेथ हो रही है, इन्फेंट मोर्टालिटी तो ऑलरेडी हो रही है। अगर हम ठीक से ध्यान नहीं देंगे तो मेटरनल मोर्टालिटी भी हो सकती है, मेटरनल मतलब मदर, इन्फेंट मतलब बच्चे की, क्योंकि उसका क्या हो रहा है, रक्त का स्राव हो रहा है। रक्त को आचार्य ने जीवन बोला है ना। तो जीवन बोला है तो इधर जो सारी चीजें हम करेंगे वो रक्त को बचाने के लिए करेंगे। मतलब हम पूरा ट्राई करेंगे कि हम स्तंभन चीजें यूज करें, इधर जो सिद्धांत चिकित्सा सिद्धांत लगता है वो सारे स्तंभन द्रव्य रहेंगे। स्तंभन क्या करता है, यत गतिमंत चल ध्रुम, जो गतिमंत चीज है उसको कम करेगा। तो इधर जो गर्भस्राव हो रहा है वो पूरी गति, वायु का चल गुण बढ़ गया है ना। तो चल गुण अगर बढ़ जाता है, वायु का चल गुण, और जो है वो आपके अतिसार बॉडी में भी बढ़ जाता है, अतिसरण, अति द्रव मलसरण इति अतिसार। तो उधर भी थोड़ा सा वायु का चल गुण बिगड़ गया है, तो उधर आप स्तंभन देते हैं। इधर भी रक्त बहुत ज्यादा जा रहा है और जो गर्भिणी में बलशय है, इसीलिए आप स्तंभन देते हैं। तो स्तंभन एक प्राय रहेगा। स्तंभन आप कौन से द्रव्य से दे सकते हो, शीत और प्राय कषाय रस वाले होने चाहिए, क्योंकि कषाय थोड़ा सा रुक्स भी होता है। अभी रुक्स दे रहे हैं तो साथ में थोड़ा सा आप क्या दे देंगे, स्निग्ध भी दे देंगे, क्योंकि वरना गर्भिणी को धातुशय कर सकता है। आपने स्तंभन भी दे दिया, साथ में आप मधुर द्रव्य दुग्ध वगैरह भी दे रहे हैं। देखो दुग्ध दे रहे हैं, मधुर रस, बल के लिए बला शालपर्णी वगैरह दे रहे हैं। और इधर जो पूरे जो स्तंभन द्रव्य है कषाय रस वाले भी दे रहे हैं, उदुम्बर अश्वत लक्ष्य घृत के साथ दे रहे हैं। मतलब उसका जो गुण रहेगा वो स्तंभन भी करेगा और वात को भी कम करेगा, टाइप ऑफ ग्राही जैसा वो फंक्शन करेगा स्तंभन ग्राही के बीच में। क्लियर है? अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है भाई? काश्यप जी का बता दिया एक बार, और किसी को कोई कंफ्यूजन है? बताओ है तो। क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट जो इधर है वो एबॉर्शन है, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जा सकता है, तो देखते हैं क्या है एबॉर्शन वगैरह, ठीक है। इसमें जो पूछते हैं वो देखते हैं हम।
जो एबॉर्शन कर रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में समझने के लिए नहीं कर रहे। अगर तो भी लगा आपको तो हम एक बार फ्यूचर में डिटेल में इसके ऊपर लेक्चर ले लेंगे, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये एबॉर्शन है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी बार और बहुत सारी एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखना है तो ये पीडीएफ में आपको अच्छे से मिल जाएगा, और इधर भी दिया है हमने। तो एबॉर्शन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द टर्मिनेशन और द एक्सपल्सन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन। क्या है? देखो, डेफिनेशन हमेशा गंभीरता से करनी है। क्या है? टर्मिनेशन और एक्सपल्सन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन, कि भाई शुक्र शोणित का मिलन हुआ है, उसको आपको टर्मिनेट करना है बॉडी में से बिफोर द फीटल बिकम वायबल। मतलब फीटल जब वायबल बनता है उसके पहले हमको उसको बॉडी के बाहर में निकाल देना है। दैट इज बिफोर द 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, कि 20 वीक हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, उसके पहले उसको निकाल देना है, क्योंकि 20 वीक के बाद में जो है वो फीटल वायबल हो जाता है, फीटल की हार्ट बीट वगैरह सब जो है वो मैनिफेस्ट होती है। या तो दूसरा, आप जो फीटल का वेट होता है वो लेस देन 500 ग्राम है, उधर आप निकाल सकते हो। बहुत सारी बुक में आपको इधर जो है वो 22 वीक्स अकॉर्डिंग टू WHO भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, अभी इनके अलग अलग टाइप्स है, ये याद होना चाहिए आपको। एबॉर्शन है उनके कितने टाइप है? स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस में पूरा आइसोलेटेड रहेगा, रिकरेंट रहेगा, ठीक है। और अगर इंड्यूस है तो पूरा लीगल रहेगा और इलीगल रहेगा। ये आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इलीगल, अनसेफ, और इससे डेथ बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। हमको दिखने में बहुत कम आती है, पर आप अगर अंदर जाएंगे तो बहुत ज्यादा पता चलेगा कि वो क्या हो रहा है। और फिर अगर आप स्पॉन्टेनियस के और देखने जाएंगे एग्जाम्पल, तो क्या क्या आएंगे? थ्रेटेंड एबॉर्शन, इनएविटेबल एबॉर्शन, कंप्लीट एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, मिस्ड और सेप्टिक। सेप्टिक है वो लेस कॉमन आएगा, मतलब ये मिसकैरेज की अवस्था वगैरह में हो रहा है उधर। इन शॉर्ट अभी आपको याद क्या रखना है भाई? एबॉर्शन इज ऑफ टू टाइप्स, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन एंड इंड्यूस्ड एबॉर्शन। अब स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन को ही मिसकैरेज, हम जो मिसकैरेज बोलते हैं ना, वही है। ये हमने कुछ लीगल एक्टिविटी वगैरह जो उससे करते हैं, मतलब MTP वगैरह सब इसमें आएगा। मतलब अकेला इंड्यूस जो है वो हम इंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस अपने आप हो रहा है, ये हम बाहर से इंड्यूस कर रहे हैं। इनके दो टाइप है, या तो लीगल भी, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो लीगल है, कुछ कारण होगा, जज वगैरह बोलेंगे हाँ ठीक है भाई ये कारण है, ठीक है। फिर जो याद रखने के क्या क्या है? थ्रेटेंड, इनएविटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, ठीक है। TICI, थ्रेटेंड, इनएविटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। मिस्ड एंड सेप्टिक, TICIMS, ठीक है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन कभी कभी इतना ही, जस्ट इतना ही 5 मार्क्स में आ जाता है। या डिफाइन ये एबॉर्शन एंड एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या है भाई? फिर से एक बार बता रहा हूं, टर्मिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन। प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन है उसका या तो टर्मिनेशन हो जाए या तो वो जगह से एक्सपल्सन हो जाए फीटल के वायबल होने के पहले। अभी फीटल के वायबल होने के 2-3 पैरामीटर है, एक तो वो 20 वीक तक हो सकता है, तो उसके पहले जो है वो हो जाना, या तो फीटल का जो वेट है वो 500 ग्राम से पहले, ठीक है, लेस हो। WHO का ये क्राइटेरिया है, ठीक है। इधर तक किसी को कोई कंफ्यूजन है भाई? यस और नो? एनी कंफ्यूजन्स?
देखो फिर से ये लोग जो है वो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। इट इज द एक्सपल्सन और द एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द मदर ऑफ ए एम्ब्रियो और फीटस, सेम डेफिनेशन है, वेटिंग 500 ग्राम और लेस, व्हेन इट इज नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल। वो इंडिपेंडेंट सर्वाइवल के लिए कैपेबल नहीं है तो उसको एक या तो एक्सपल्स करते हैं या तो एक्सट्रैक्ट करते हैं। अलग दूसरी डेफिनेशन क्या है भाई, अगर डे में बोलना है तो अप्रोक्सीमेटली 154 डेज के अराउंड, मतलब 22 वीक। मैंने बोला ना WHO का भी नया क्राइटेरिया है, उसमें ये बोलते हैं 22 वीक के अराउंड। द एक्सपेल्ड एम्ब्रियो और फीटस इज नोन एज एबोर्टस, मतलब उसको एक्सपेल कर रहे हैं तो एबोर्टस। एबोर्शन में क्या होता है, एबोर्टस को रिमूव करते हैं। द वर्ड मिसकैरेज इज द रिकमेंडेड टर्मिनोलॉजी फॉर द स्पॉन्टेनियस एबोर्शन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का ही सिनोनिम क्या है भाई, मिसकैरेज हो गया। ठीक है, अभी उसके कुछ ना कुछ इंसिडेंट होंगे भाई, और उसके कुछ ना कुछ कॉज होंगे। मतलब किस किस में ये दिखता है, द इंसिडेंट्स ऑफ मिसकैरेज इज अराउंड 10 to 20% ऑफ ऑल द क्लिनिकल प्रेगनेंसी। जितनी भी प्रेगनेंसी है उसमें से 10 to 20% चांस है कि क्या हो जाए, मिस हो जाए या तो एबॉर्शन हो जाए। अबाउट 75% ऑफ मिसकैरेज अकर बिफोर द 16th वीक। ये एमसीक्यू में आ सकता है। 75% चांस जो है वो कब होता है, 16th वीक के पहले, एंड ऑफ दीज अबाउट 80% अकर बिफोर द 12th वीक। 80% जो होते हैं बाकी के जो है वो 12th वीक के आजू बाजू होते हैं। मतलब आप ऐसे देखने जाओगे तो 12 वीक से लेके आपके 22 वीक तक चांस है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के, ऐसा बोल सकते हैं हम मोटा मोटा। ओके, और अगर आप पूरा दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करूं क्या, देखो जूम करके बताता हूं। अगर आप इनकी इटियोलॉजी पे जाए तो इटियोलॉजी में क्या क्या आ सकता है कि भाई जो इटियोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 2 to 3 थिंग्स। इसमें शायद इटियोलॉजी डीप में नहीं दिया है, मैं डीप में दिखाता हूं आपको। इसमें इटियोलॉजी देखो, इटियोलॉजिकल फैक्टर 2 से 3 चीज में डिपेंड करती है। एक फीटल फैक्टर होते हैं, एक मेटरनल फैक्टर होते हैं और एक लोकल फैक्टर होते हैं, इडियोपैथिक होते हैं। तो ये इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, कुछ ना कुछ क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी हो गई है भाई। ब्लाइटेड ओवम, ब्लाइटेड ओवम मतलब क्या है कि जो फर्टिलाइज एग है वो यूटेरस में इम्प्लांट ना होके कहीं और इम्प्लांट होता है। सॉरी सॉरी, ये यूटेरस में इम्प्लांट होता है। ये मैं जो डेफिनेशन बोला वो एक टॉपिक की बोल गया, सॉरी। ये यूटेरस में इम्प्लांट तो होता है पर कोई भी कारण से वो ग्रो नहीं होता है। अभी भाई ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको कोई न्यूट्रिशन उतना नहीं मिल रहा है। न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो ये दिक्कत वाली बात हो गई। फिर दूसरा जो आगे आता है वो हाइडिटिडिफॉर्म मोल। ये पूरा डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इनको मोलर प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फिर कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट है तो उधर आप कुछ ना कुछ, जैसे क्लेफ्ट लिफ्ट है, क्लेफ्ट पैलेट है, ये सब आपने सुना होगा। केबी में भी आने वाला है पॉइंट नंबर 7 में। मल्टीपल प्रेगनेंसी विद इन द शॉर्ट रेंज ऑफ टाइम, मतलब 2 साल में 2 प्रेगनेंसी है तो वो जो है वो जेनेटिक डिफेक्ट का मोर प्रोन उधर रहेगा, और जो है वो गर्भिणी की हेल्थ के लिए भी वो अच्छा नहीं है। और मेटरनल फैक्टर में मेटरनल इन्फेक्शन हो गया, सेप्टिसेमिया कुछ हो गया, कोई भी मेटरनल डिजीज है, मदर के लिए उधर कोई डिजीज है। मेटरनल में मोर स्पेसिफिक कोई एंटी एपिलेप्टिक दवाई वो लेती है, वो भी एक कारण हो सकता है। ये दवाई जो है वो थोड़ी सी एबोटिफिकेंट होती है। कोई भी सर्जरी हुई है, कोई भी ट्रोमा हुआ है, ये सब मोर प्रोबेबल रीजन हो सकते हैं। लोकल रीजन में मतलब उधर जो ऑर्गन्स है उसमें कुछ एनोमलीज होना, यूटेराइन जो है वो उधर कुछ ना कुछ एनोमलीज या तो एबनॉर्मलिटीज है। यूटेराइन का रेट्रोवर्जन हो जाना, यूटेरस में फाइब्रस टिश्यू का डेवलप हो जाना, फाइब्रोमा बोलते हैं उनको। सर्वाइकल इनसफिशियंसी होना, कभी कभी नैरोइंग ऑफ द सर्वाइकल कैनल भी हो जाता है, उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। फिर जो होता है वो प्रेगनेंसी में कोई प्रकार की सर्जरी हो रही है तो वो भी एक बड़ी दिक्कत की बात है। ये सब जो है
more likely prone to the abortion. उसके बाद जो है वो इडियोपैथिक कोर्स हो सकता है भाई, ठीक है। तो ये हमने देखा वो पूरा क्या था भाई, इंसिडेंस एंड इटियोलॉजी। इंसिडेंस में किसी को कोई कंफ्यूजन है भाई? इटियोलॉजी में किसी को कोई कंफ्यूजन है? बताइए। एबॉर्शन एक बड़ा टॉपिक है, तो थोड़ा मतलब एक और लेक्चर तो चाहिए इसमें। तो अभी आधा कंप्लीट होगा, तो आधा करना है कि इधर कंप्लीट करके कल पूरा एबॉर्शन करना है? बताइए क्या बोलते हो आप लोग। दिमाग में जाना चाहिए। देखो मेरा एक सिंपल फंडा है कि बहुत सारे लोग मैसेज करके बताते हैं कि भाई क्लास को हम 9 से 4 जाते हैं, 9 से 5 कॉलेज जाते हैं क्लास। ये क्लास आपके लिए हैवी नहीं लगना चाहिए, है ना। इधर आप आधा घंटा या मेरे को पूरा 1 घंटा देना है आपको, पर 1 से 1.5 घंटा वो है ना, वो आपका और मेरा बस। उसमें सारा कंसेप्ट जो है ना, वो हम दोष के अकॉर्डिंग आपके जो टॉपिक्स है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में तीनों में मर्ज होके हमको समझना है, ताकि हमको कोई दिक्कत ना आए। और एग्जाम में अगर हम, क्योंकि ये सब अगर रट्टा मारने की चीज है, अगर रट्टा मारा है भूल गए तो याद नहीं भी हो सकता है। तो अगर आपको पता होगा कि भाई उधर शूल हो रहा है, प्रशंस गर्भ लक्षण है, तो इधर आप ये चिकित्सा दे सकते हो। उधर सिम्टोमेटिक है, मूत्र संघ वगैरह है, तो आप गोक्षुर वगैरह दे सकते हो, तृण पंचमूल देख सकते हो। तो बस यही सिंपल फंडा है और कुछ नहीं, ठीक है। ओके ठीक है, आप लोगों ने कल बोला है तो कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, कोई डाउट है क्या? नो कंफ्यूजन। ओके ठीक है, थैंक यू। और श्लोका वाले क्लास में सब लोगों को कंपलसरी आना है, मतलब जो जो लोग ग्रुप में है श्लोका वाले, उसको कंपलसरी आना है। फिर मेरे को या मैम को ऐसे बोलेंगे नहीं आना है तो वो रीजन भेज सकते हैं जो जो ग्रुप में है वो। फिर अगर एक बार रिमूव कर दिया फिर आप बोलेंगे तो फिर ऐड नहीं हो पाएंगे, सॉरी, आई एम हेल्पलेस। कुछ है तो रीजन भेजिए उधर, है ना। फिर अगर ऐसे रहेंगे ना तो आपका दिमाग आपके साथ खेल के चला जाएगा। बात वो है, दिमाग बहुत चालाक है, आपसे ज्यादा आपका दिमाग बहुत चालाक है ना। वो ऐसी ऐसी माइंड गेम आपके साथ खेलता है, क्योंकि आप ठंड चल रही है ना, तो फिर उठने का मन नहीं होता, इसीलिए मैंने जानबूझ के सुबह में रखा है कि द डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर श्लोका ओनली कम्स। ओके ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन।